नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि कभी हिटलर की नाजी पार्टी को उसको इजराइल में कोई जगह मिल सकती है, भले ही उसका नाम ऑल इजराइल नाजी पार्टी कहा जाए, या फिर वही नाजी पार्टी जर्मनी में कोई जड़ जमा सकती है अपने नाम से? ये बात दूर की कौड़ी लग सकती है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसी बातें लगातार होती रहती हैं, क्योंकि चर्चा शत्रुबोध राष्ट्रबोध इनकी चलती रहती है। लेकिन इन चर्चाओं के बीच 77 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली में मुस्लिम लीग का दफ्तर खुल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि इसका नाम IUML है, यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। ये उसी मुस्लिम लीग का हिस्सा है जिसको दुनिया के इतिहास में सबसे बड़े नरसंहारों का जनक माना जाता है, जहां लाखों स्त्रियों के साथ रेप हुए, कत्ल हुए, उनके स्तन तक काट दिए गए। लोगों ने अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी पत्नियों को कुएं में खुद ही डुबोकर मार डाला या चाकुओं से काट डाला। ये कहानियां आपने विभीषिका दिवस पर अब फिर सुनी होंगी। हो सकता है ये बार बार पुरानी लगे, लेकिन वही IUML 77 साल बाद दिल्ली में अब अपना दफ्तर खोल रही है। ये IUML इस दफ्तर के लिए एक और बड़ी, चूंकि इतिहास से जब आप दूर रहते हैं तो इतिहास आपके गले में फांसी का फंदा बनकर बार बार याद दिलाता रहता है कि आप मुझे भूल जाने से मैं खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि इस यहां IUML को लाने वाली पार्टी और कोई नहीं, कांग्रेस है। कांग्रेस के सांसद KC वेणुगोपाल, जो संगठन सचिव भी हैं, उन्होंने यहां जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने यहां इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता की है, जिसमें IUML ने दिल्ली में अपना दफ्तर खोला है। और कांग्रेस की सांसद वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक संदेश दिया। उनको खुद इसमें शामिल होना था, इसके दफ्तर के खुलने में, लेकिन उन्होंने एक संदेश भेजा क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। अब मैं पहले खबर पर आता हूं और फिर इस IUML के यहां खुलने का क्या अर्थ है इस पर बात करेंगे, और इतिहास क्या कहता है। मैंने अगर कहा वो मुस्लिम लीग है या मुस्लिम लीग का हिस्सा है, तो उसके लिए आपके पास कुछ ना कुछ इतिहास के रेफरेंस तो होने चाहिए। दरअसल भारतीय यूनियन मुस्लिम लीग ने रविवार को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया, ताकि दरियागंज में वो राष्ट्रीय मुख्यालय, यानी उसका नाम रखा है कायदे मिल्लत। आपको एक और कायदे आजम याद होगा जो इन हजारों कत्लों का गुनहगार था, लेकिन उसके लिए भी उसकी तस्वीर आज भी हिंदुस्तान के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी हुई है, वहीं लगी हुई है जहां से पाकिस्तान के लिए शस्त्र निकले थे, यानी जो शस्त्रागार था वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज उसकी तस्वीर लगी। तो ये कायदे मिल्लत खुला है, और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के महासचिव संगठन यानी KC वेणुगोपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल और IUML के चुनिंदा नेता शामिल हुए। वायनाड की सांसद जो प्रियंका गांधी वाड्रा है। चूंकि अगर आप अब कांग्रेस की पूरी ताकत देखेंगे, कांग्रेस की पूरी ताकत तुष्टीकरण के उन वोटों पर निर्भर ज्यादा कर रही है जो उसको बीजेपी के विरोध में मिलते हैं। वायनाड एक ऐसी जगह जहां IUML का ताकतवर, चूंकि मुस्लिम वोटों के सारे 7-8 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स वहां है, तो उस वोटर्स के दम पर प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में बैठकर सांप्रदायिक राजनीति पर काफी तंज कसती हैं, उससे चिंतित भी रहती हैं। तो उन्होंने अपने संदेश में कहा कि सभी भारतीयों को के अधिकारों की रक्षा करना IUML की साझी राजनीतिक यात्रा का हिस्सा रहा है। ये IUML ने पूरे देश की यात्रा की इच्छा की। दरअसल इतिहास की किताबें फाड़कर फेंक देना वो पुराना हिस्सा रहा है कांग्रेस की इस जो ये पीढ़ी है, जिसको युवा भी कहा गया, उसका एक बड़ा चैप्टर रहा है। अगर आप गौर करते हैं तो IUML, मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि वो उसी मुस्लिम लीग का रेमिनेंस है जिसने इस पूरे जो इस देश को दो हिस्सों में बांटने की जिम्मेदार है, उसके लिए जो खूबसूरत संदेश है मैं इसलिए पढ़ देना चाहता हूं वायनाड की सांसद का, कि चाहे वो केरल के उस पर हो, IUML की साझा राजनीति का हिस्सा है। बीजेपी पर हमारे संस्थानों को व्यवस्थित ढंग से ध्वस्त करने का आरोप लगाया। ये जो पब्लिक अफेयर कमेटी IUML की, उसके सादिक शिहाब स्थंगल ने एक बड़ा अच्छा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संवादों का केंद्र बनेगी। दरअसल अगर आप IUML की बात करेंगे तो मालाबार के उन दंगों को आप कभी दंगा कहना भी उन शब्दों को छोटा करना है, क्योंकि जेनोसाइड आज तक हम लोग उसको वो नहीं कर पाए हैं कि उन तमाम जेनोसाइड का कोई रिकॉर्ड बना सके। और अगर बनाना होगा तो 1921 का मालाबार शायद अपनी
निर्ममता में और विभत्सिका में उन सबसे ज्यादा खतरनाक उसमें से होगा। हजारों हिंदू औरतों के साथ रेप हुए, उनको उसी तरह मारा गया। ये पैटर्न तो आपको तब से दिखता है जब से 712 में पहला मुस्लिम इन्वेडर इस देश में हमला करता है। ये तब से आज तक आपको दिखाई देता है, उसमें कोई अंतर नहीं दिखता है। चाहे वो हमला टीपू सुल्तान की फौज कर रही हो या महमूद गजनवी की हो, या फिर वो दंगाई हो, चाहे वो बंगाल में हो 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे में या 1921 के मालाबार वाले हिंसा में हो वो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको एआई पर या तमाम जगह पर आप उसको खोजने की कोशिश करेंगे तो वो सिर्फ आपको ये बताएंगे कि जमींदारों के खिलाफ विद्रोह था। ये तो अच्छा हो कि अंग्रेजों की किताबों में कम से कम उनको मिटने नहीं दिया गया, और जो बाद में उसमें तो उसका तो और भी काफी अकाउंट्स मिलते हैं। और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ, महात्मा गांधी भी इसका प्रस्ताव पारित नहीं करवा पाए थे निंदा का, क्योंकि उस वक्त खिलाफत के लिए मुसलमानों के जिस सहयोग की जरूरत कांग्रेस को थी उसके लिए उनके गिड़गिड़ा रही थी। यह भी बड़ा इतिहास का वापस लौटना ही है कि आज फिर कांग्रेस को मुसलमान वोटों के सहयोग की जरूरत है ताकि वो पार्टी खड़ी हो सके। ये कम से कम वायनाड की सांसद के उससे दिखता है। और अब ये जो अध्यक्ष कायनुद्दीन, जो इसका IIML के अभी का अध्यक्ष हैं, वो है कादिर मोइनुद्दीन, ने कहा कायदे मिल्लत यानी AI कायदे मिल्लत। आप समझ रहे, पहले कायदे आजम था, अब ये कायदे मिल्लत हुआ। वैसे कायदे आजम का ही ये कायदे मिल्लत था। M मोहम्मद इस्माइल, उसने कहा कि सेवा केवल मुसलमानों तक सीमित नहीं था। ये जो इस्माइल जिसने स्थापना की थी पूरे भारत के थे। IIML के पास आज की डेट में केरल विधानसभा में 15 सीट और 5 सांसद हैं, 3 लोकसभा और 2 राज्यसभा। कपिल सिब्बल, चूंकि ऐसे मौके पर दूर रहना उनके लिए मुश्किल था, उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए सरकार देश के गरीबों को अधिकारों से वंचित करने और देश के सांसदों का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा यह लड़ाई यहीं से शुरू हुई है और देश के हर राज्य में पहुंचेगी। दरअसल जिस पार्टी के उसमें साफ लिखा हुआ हो कि वो सिर्फ मुसलमानों के अधिकारों के लिए है, IIML है, वो देश के लिए मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वो देश के तमाम हितों की बात करेगी। ये बात शायद मुझे लगता है कि कपिल सिब्बल और कांग्रेस के जहन में ये बात अच्छे से है कि सब में शायद उसमें बाकी गैर मुस्लिम नहीं आते जब वो उनकी भलाई की बात करती है। वेणुगोपाल ने तो कहा है कि अब चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं तो उनके पास सत्ता है, विभाजन की राजनीति करती है, लोगों को निशाना बनाते हैं, डर पैदा करते हैं। चलिए, तो खैर दिल्ली में वापसी है, क्योंकि जो हम लोग उसकी बात करते हैं मुस्लिम लीग की, मुस्लिम लीग 1906 में ढाका में उसकी स्थापना हुई थी। अगर हम थोड़ा सा उसके इतिहास की तरफ चलते हैं तो ढाका में उसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद 1919 के और तमाम, चूंकि कांग्रेस पैक्ट हुआ, आपको याद होगा, उसके बाद पैक्ट के बाद कांग्रेस उनके साथ आई, क्योंकि महात्मा गांधी को लगता था कि वो आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का अगर वो लेते हैं, अगर सहयोग उनको मिल जाता है तो फिर वो ये लड़ाई बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी और अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी हो जाएगी। ये बात दरअसल गंगा जमनी तहजीब के इतिहासकारों ने बहुत कोशिश की कि वो ये कह सकें कि सबका खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। जबकि अगर आप देखेंगे, जिन्ना का एक बहुत इंटरेस्टिंग बयान है जो कभी उन्होंने कांग्रेस को संबोधित करते हुए जब क्रिप्स मिशन यहाँ आया हुआ था उस समय उसको कहा था कि साहब आप हमको क्यों सजा दे रहे, हम वो कौम है जिसने आपके खिलाफ कभी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, आपके खिलाफ विरोध नहीं किया, युद्ध नहीं किया। 1857 के बाद वो पूरी तरह से अंग्रेजों के ताबेदार, अंग्रेजों के वफादार थे। कुछ कुछ उदाहरण आपको मिलते हैं, लेकिन अपवादों को कभी भी एवरेज नहीं माना जाता या किसी भी उसका एक सामान्य ट्रेंड नहीं माना जाता। तो 1906 में ये तमाम हुआ। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के हुआ। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे, आपको मालूम होगा, फिर लाहौर प्रस्ताव और फिर भारत पाक विभाजन हुआ। ये जो भारत पाक विभाजन के वक्त, चूंकि मुस्लिम लीग का एक हिस्सा, चूंकि लोगों के जहन में, बहुत सारे लोगों में अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि IIML क्या है। IIML बेसिकली जब वहां से हिंदुस्तान से जब उसका बोरिया बिस्तर उठ गया, क्योंकि दिल्ली में दरियागंज में उनका ऑफिस हुआ करता था जामा मस्जिद के आसपास मुस्लिम लीग का, लेकिन 15 अगस्त उसका एजेंडा खत्म हुआ तो फिर वो इस देश को छोड़कर यहां से निकल गए। अब जब वो निकल गए तो उसके बाद क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, मुस्लिम लीग के जितने लीडर थे, उन्होंने ये शुरू किया कि वो किसी भी तरह से
यहाँ इस हिस्से को पाकिस्तान में नहीं ले जा सकते, जो साउथ के मुस्लिम लीग के लोग थे, जिन्होंने आजादी की मांग की थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के विभाजन के लिए जिन्होंने सबसे ज्यादा बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी, उसी तरह की लड़ाइयां थी जैसी नॉर्दर्न इंडिया में लड़ी गई। लेकिन नॉर्दर्न इंडिया के इतिहास को आप फिर भी कभी कभी देख लेते हैं, लेकिन दक्षिण के इतिहास की तरफ आपकी आंखें बंद रहती हैं। तो वो लड़ाई उसी तरह हुई थी। वहां भी मुस्लिम लीग ने कंप्लीट सीटें जीत ली थी 1946 का जो डिवीजन के वक्त। ये जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के संस्थापक है या जो उसके ताकतवर नेता थे पोकर और इस्माइल, उन लोगों ने 1946 से पहले के अगर बयान देखेंगे, सीधे तौर पर हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए सबसे बड़ी मुहिम चलाई। वो मुस्लिम लीग के सबसे ताकतवर साउथ के नेता थे, जो ये कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकता। ये लोग अब ये चूंकि ये पार्टी उसके बाद जो चुनाव हुआ था, मैंने बताया कि मुस्लिम लीग ने पूरे देश में मुसलमानों के लिए आरक्षित 87% सीट जीती थी। लेकिन अगर आप उधर की बात करें, इधर की, वो सभी 29 की 29 आरक्षित सीटें जीती थी जो दक्षिण भारत में थी। उनमें से तमिलनाडु, केरल यानी मालाबार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्से थे। ये कंप्लीट पाकिस्तान के हक में नहीं। और यही जो मोहम्मद इस्माइल जैसा नेता था, जो बाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसको कायदे मिल्लत कहा गया, वो जो है संस्थापक बना। उसने जोरदार प्रचार उस समय किया था और मुसलमानों को यह यकीन दिलाया था कि मुस्लिम लीग उनके अधिकारों की रक्षा कर सकती है और भारत से अलग होना ही मुसलमानों का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। ये इस्माइल के बयान और उसके बयान है जो पोकर के हैं। 1947 में जब डिवीजन हुआ तो ये मुसलमान यहीं रह गए और चूंकि मुस्लिम लीग तो यहां से उठकर चली गई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग उसका नाम हुआ करता था, ये आ गई है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। तो आप बहुत अंतर नहीं देखते। तो अब उनके सामने चुनौती ये आ गई कि अब ये क्या करेंगे। पहले तो डर था इनको, लेकिन फिर ये बाद में समझ गए कि इस देश की राजनीति में इतनी साफ गोई नहीं थी, इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि वो ये पहचान सके कि आखिर हत्यारा कौन है। जिन लोगों ने लाखों करोड़ों इंसानों के खून से अपने हाथ रंगे हों, उसके पीछे बारूद कहां से जा रहा था। और फिर अगर यहां मांग हो रही थी तो ये लोग वापस क्यों नहीं गए। वहां से बिल्कुल निष्कासन नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे फिर भी यूपी बिहार से जाने वाले मुस्लिम साहब को कुछ मिल जाएंगे, जिनको मुहाजिर कह के अब पाकिस्तान में इतना ज्यादा दोयम दर्जे का नागरिक बनाया। बांग्लादेश में आज भी मुहाजिर एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, जब तक कि ये जो है नई जो ये कहे इस्लाम परस्त सरकार नहीं आई थी। तो 10 मार्च 1948, अब आपको ये याद रखना चाहिए, मद्रास में मोहम्मद इस्माइल ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और इसने अपने आप को उस समय कहा कि ये अलग है। ये सब लोग वही थे जो ऑल इंडियन मुस्लिम लीग में शामिल थे, वही सब लोग इसमें शामिल हुए, जो ये जो IUML हुई। लेकिन इन्होंने इसको कहा कि ये साहब उनसे कोई रिश्ता नहीं है। और चूंकि अब इनको मालूम था कि कहीं वापस ना हो, हिंदुओं का गुस्सा वापस ना हो, तो इन्होंने कहा कि साहब हमारा लक्ष्य अब सेकुलर है। यानी 1 तारीख के बाद एक शख्स जिसकी पूरी जिंदगी हिंदू मुसलमान करने में गुजरी हो, अचानक वो सेकुलर हो गया। तो ये IUML का कैडर था। IUML के कैडर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उसके बाद जो केरल में हिंसा होने लगी, जो केरल की हिंसा है, उसमें जो जातीय आधार पर या धार्मिक आधार पर जो हिंसा हुई, उसमें IUML के कैडर से रिश्ता रखने वाले बहुत सारे लोगों का आया। यानी जो हिंसा की जो पुकार थी वो कंटिन्यू चली रही, खून का। चूंकि इसको ये भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि पाकिस्तान तो प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा था। चूंकि आपने नारा सुना होगा, हंस के लिया पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। ये नारा तमाम जगह पर गूंजता रहा, गलियों में गूंजता रहा। तो अगर हम उसको देखते हैं तो प्रोजेक्ट के बचे हुए से, यानी वो लोग कैसे इस देश में सेकुलरिज्म के एकाएक पैरोकार हो गए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही थी कि अचानक रातों रात आपके दिलों में ये कौन सी जोत जल गई। आपके तमाम काम हमको याद है। वो तमाम उन्होंने कहा, कई सारी चीजों पर उन्होंने कहा। लेकिन चूंकि इस देश को तो इसी तरह से बनना था, क्योंकि उसको गांधी, नेहरू और तमाम लोगों के जो हम लोगों के सपने हैं उन सबको बनाए रखना था। तो ठीक है, अब उसके बाद राजनीतिक हिंसा पर बात करते हैं। तो केरल में जो राजनीतिक हिंसा हुई वो एक बड़ी चीज है। और मालाबार क्षेत्र में जहां ये पार्टी ताकतवर है, वहां आपने गैर मुस्लिमों पर उस हिंसा का बहुत बड़ा असर देखा है।
वो ये रिकॉर्ड है, ये कोई ऐसा नहीं है। समय समय पर इसी पार्टी पर सांप्रदायिक राजनीति के आरोप लगते रहे। यानी भारत की राजनीति में कभी इस बात का भी कोशिश नहीं की गई ये चेक करने की कि आखिर जिन लोगों ने इस देश को टुकड़ों में किया, अगर वो लोग यहां इस देश में बच गए हैं तो वो चाहते क्या है, उनका उन पर नजर रखने की जरूरत क्यों नहीं है। ये कंटिन्यू चलता रहा। और अगर आप देखेंगे मोहम्मद शमीम जैसे नेता जो 1980 के दंगों के मुख्य जिम्मेदार थे, मुस्लिम लीग से कांग्रेस में आए थे, क्योंकि आपको शायद मालूम होगा कि लखनऊ में जब ये डिवीजन हो गया था उसके बाद महात्मा गांधी ने मुस्लिम लीग के तमाम नेताओं को कांग्रेस ज्वाइन करने का आह्वान किया था और उन्होंने सबने कर ली थी। यानी जो लोग पूरे, खास तौर से ये आज तक हैरानी अब होती है, जो भी आदमी सोचना शुरू करता है कि साहब आप यहाँ कत्ल कर रहे थे, कत्लो गारत आपने की, रेप आपने किए, बलात्कारों की झड़ियां लगा दी, लेकिन जब जाने का समय हुआ पाकिस्तान तो आप गए नहीं, क्योंकि आपके यहाँ बैठ के कई सारे पत्रकारों को अगर आप सुनते हैं जिनको सेकुलर टैग मिला हुआ है नैसर्गिक तौर पे कि साहब हम तो बाई च्वाइस यहाँ रह गए। ये कौन सी च्वाइस थी जो देश के टुकड़े तो कर रही थी लेकिन जा नहीं रही थी। तो वो माफ करना कि मैं 47 की बात कर रहा था कि 47 में जब मुस्लिम लीग का यहां से जिन्ना जब गया, जिन्ना यहां से निकला और जिन्ना के साथ साथ मुस्लिम लीग का दफ्तर पर भी दिल्ली में ताला लग गया। लेकिन दिल्ली के अंदर जो यादें थी, जो कड़वी कत्लों गारत की यादें थी, वो हमेशा बनी रही। लेकिन उनसे सबक सिर्फ कोई और सीखता रहा, वो जिसको प्रोजेक्ट 2 पर हिस्सा देना था, यानी जिसको लड़कर हिंदुस्तान लेना था, वो उस सबक को याद रखे हुए थे। जिनको अपना हिंदुस्तान बचाना था उनके सबक गड़बड़ हो गए। राजनीतिक हिंसा में अगर मैं आपको कहूं, कुछ सारे मामले ऐसे सांप्रदायिक हिंसा के भी आए जिसमें इनका IUML का नाम रहा, लेकिन उनके संख्या अभी आपको नहीं दी जा सकती। ये जो दफ्तर था जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी जिन्ना की मुस्लिम लीग थी, उसका पुरानी दिल्ली, मैंने आपको बताया वहां था, जमाना विभाजन हुआ तो उसके बाद चला गया। अब IUML ने 24 अगस्त को खोल दिया। इसका नाम कायदे मिल्लत रखा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कायदे आजम से कायदे मिल्लत का सफर वो तय करते रहे। आपने बहुत सारे आतंकी संगठनों को देखा होगा, समय समय पर नाम बदलते रहते हैं। लश्कर तैयबा का फिर जमातुद्दावा हो जाता है, फलाह इंसानियत हो जाता है, बहुत सारे नाम हो जाते हैं। फिर अभी आपने देखा होगा TRS हुआ था, रेजिस्टेंट फ्रंट, जिसको फिर ये एक के बाद एक नाम बदल के काम वही रहता है। तो अगर आपको लगता है कि साहब वो लोग जिन्होंने इस देश के बंटवारे में हिस्सा लिया था उन्होंने अगर बदल गए होंगे, तो मुझे लगता है कि वो है। जब पाकिस्तान बन गया था उसके बाद एकदम जो बदलाव आया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और ये तमाम लोग, एक और बात जान लीजिए, इनमें से किसी ने 1921 के मालाबार विद्रोह का कोई भी विरोध नहीं किया था। रिपोर्ट्स ये कहती हैं हजारों हिंदू मारे गए थे, मंदिर तोड़े गए और धर्मांतरण और बलात्कार की घटनाएं हुई थी। आंकड़े 10,000 से ऊपर कहते हैं, ये बहुत सारे आंकड़े आपको मिल जाएंगे इसमें। तो ये जो उस पर कभी भी इन्होंने विरोध नहीं किया, इसका कोई वो नहीं मिला। अब मैं आपको इसका एक आखिरी काम बता देता हूं कि ये जो पोकर साहब थे, इनके साथ 2 लोग इंपॉर्टेंट थे। एक तो इस्माइल, मोहम्मद इस्माइल, जिसको इन्होंने कायदे मिल्लत कहा गया, दूसरा था पी पोकर साहिब। ये संविधान सभा में, इसके बाद देश बंटवा दिया, इसका बंटवारा हो गया, तमाम हो गया। इसके बावजूद पोकर ने संविधान, इन तमाम मुस्लिम लीग के लोगों को जिनका कोई हैसियत और अस्तित्व नहीं बचा था इस देश की राजनीति में और बचना नहीं चाहिए था, उन्होंने उनको संविधान सभा में शामिल किया कांग्रेस की। और उसने मद्रास संविधान सभा में कहा कि भारत में मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, यानी अलग निर्वाचन। आप ये सोचिए कि इतने लोगों की लाशों पर बैठे हुए लोग, इतनी औरतों की चीखों के बीच में भी इस पार्टी के जो संस्थापक हैं वो इस देश में तब से ही डिवीजन के अगले डिवीजन की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को कहा कि बड़ा भाई को छोटे भाई की उस पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई ज्वाइंट उसमें कोई मुसलमान जीतता है तो भी वो असली आवाज नहीं उठा सकता, क्योंकि उसे बहुसंख्यक समाज का समर्थन चाहिए होता है। और ये यानी उसको खुद से अपना प्रतिनिधि चुनना है। ये अंडर ए सिस्टम ऑफ ज्वाइंट इलेक्टोरेट it is the person whom the majority community back that will be elected. Mere fact of belonging to minority is not guarantee that his view represent the community. अगर मैं इस पर कहूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कम से कम ये जवाब दे दिया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट वाज ए पॉइजन हैज एंटर्ड द बॉडी ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ आवर कंट्री। कैन यू शो मी वन फ्री कंट्री वेयर दिस इज सेपरेट इलेक्टोरेट। यानी अगर उसको बचाया गया था तो सिर्फ उसके लिए जिम्मेदार थे कि वो
सरदार पटेल उस समय मौजूद थे। आज उसी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता उसी पार्टी के दफ्तर को यहाँ दिल्ली में खुलवा रहे हैं। देखना है कि इसका अर्थ क्या होगा। हम लोग देख सकते हैं कि इसको कितने दिन तक हम लोग इसके बदले हुए रूप को देखेंगे। क्या ये वाकई अलग से कोई बात होगी, ये देखते हैं। आज के लिए अभी इतना ही। मिलते रहे, फिर बात करते हैं। नमस्कार।